हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो है वो सेवन्थ क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका 11th चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। और उसके बारे में हम जो लोग हैं यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो आपके शरीर में जो परिवहन होता है यानी हार्ट सिस्टम है, ज़्यादातर उसके बारे में, हृदय के बारे में डिस्कशन हुआ है कि किस तरीके से मानव शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होता है, पादपों में कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, या इसके अलावा जैसे उत्सर्जन तंत्र है, जो आपके शरीर से बाहर जो है वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, उसका क्या तरीका है। इन दोनों चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स और मेंस और अदर एग्जाम्स के लिए। तो आप ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब कहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग यहाँ पर कम मिलते हैं, दुर्भाग्य। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन है ये कितना, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा या कम होगा। तो देखो, सुरेश ठोलिया मेरा नाम है, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा कोड ST10 जिसको आप यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये हो गया कि यदि आप ST10 कोड यूज़ करके एडमिशन लेते हैं या एनरोल करते हैं तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सब की क्लासेस आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा, रजिस्टर करना होगा। यदि आप 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस हैं 7000। यदि आप 2 ईयर्स के लिए एनरोल करते हैं तो चार्जेस हैं 8400। 1 ईयर के लिए एनरोल करते हैं और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ST10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और आपको ये मात्र 6300 रुपये में 1 ईयर का एनरोलमेंट मिल जाएगा। यदि आप ST10 कोड यूज़ करते हैं और 2 ईयर के लिए आपका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 7560 में मिलेगा 10% डिस्काउंट के साथ। इसमें आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी क्लासेस देख सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स है, मेंस है, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। व्यापम है आपके, जैसे जितने भी आपके, जैसे आप देख लो कि SI की है, कांस्टेबल है, पटवारी है, टीचर्स की है, लेक्चरर है, सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप 7560 के अंदर कर सकते हैं। ये मेरा कोर्स है साइंस का जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और कल से क्लासेस होगी इसके रिगार्डिंग, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शेड्यूल देख सकते हैं कि किसके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अब देखो आज हम इसी चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 11th चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो कल जो है श्वसन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में देखा था। आज हम जंतु और पादपों में परिवहन को देखेंगे। जंतुओं और पादपों के अंदर जो परिवहन है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो जैसे धमनियाँ यानी आर्टरीज होती है, ब्लड है, ब्लड वेजल्स है, कोशिका है, केशिका है यानी कैपिलरीज है, सर्कुलेशनरी सिस्टम है, डायलिसिस की जरूरत कब पड़ती है, उत्सर्जन है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, हृदय स्पंदन हो गया या हार्ट बीट हो गई, आपके पास गुर्दा हो गया या किडनी हो गई, आपके जैसे फ्लोएम क्या होता है, ये पादपों के अंदर है, ये क्या होता है, प्लेज्मा क्या होता है या प्लाज्मा क्या होता है, पट्टिकाणु क्या होता है, नाड़ी स्पंद किसको बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज है, मूत्रोम है, स्टेथोस्कोप है, पसीना, श्वेत ग्रंथियां उनके बारे में, उत्तक के बारे में, मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग, यूरिक अम्ल है, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम, इन सब के बारे में जो है आज की सेशन के अंदर डिस्कशन होगा। इनके बारे में 1 बाय 1 अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हार्ट के बारे में दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन है वो किसका है, हमारे शरीर में सर्कुलेशन किसका है, हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण या सर्कुलेशन जो है वो रक्त या ब्लड का है, ब्लड या रक्त का है। और ये करवाता कौन है, इससे सर्कुलेशन का, पूरे शरीर में सर्कुलेशन करवाता कौन है, तो इसका सर्कुलेशन जो है पूरे का ये कराता है हमारा हार्ट। और यदि हार्ट या हृदय करवाता है इसका, यदि इसका परिसंचरण हार्ट करवाता है या हृदय करवाता है, तो आप ये समझिए कि जो आपके पास में, इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। यदि हार्ट करवा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में जानेंगे। अब जो रक्त होता है, ब्लड होता है,
इसके द्वारा हमारे शरीर में क्या क्या सर्कुलेशन होता है। तो जैसे मोटा तौर पर तो देखा होगा कि ऑक्सीजन सभी भागों तक पहुंचती है, बाकी और भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो भी आपके शरीर के अन्य भागों में जरूरत होती है उसकी, तो वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, ब्लड या रक्त के थ्रू। तो जो हार्ट होता है हमारा वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि रक्त का सर्कुलेशन करता है, ये ध्यान रखना है आपको मेन तौर पर, है ना। ठीक है, बना हुआ किसका होता है हार्ट, तो ये देखो इसको मस्कुलर ऑर्गन्स का बना होता है, या इसको कह सकते हैं कि पेशीय बोलते हैं, इसको पेशीय ऑर्गन बोलते हैं, यानी मांसपेशियों से बना होता है, यह मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन के रूप में या पेशीय ऑर्गन के इसके अंदर क्या होता है सर, ये जैसे सबसे छोटी इकाई हमारे पास सेल्स होती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, यानी ऊतक का निर्माण होता है सेल से, और ये जो टिश्यूज होते हैं इनसे मिलकर के फिर आपके पास ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो टिश्यूज से ही देखो, जैसे हमारे पास में रिब्स यानी पसलियां बनी, इसी से हमारे पास बोन्स बनी, इसी से हमारे पास में कार्टिलेज बना, इसी से हम लोगों के पेशियां बनेगी, है ना, ये मसल्स बनेगी, ये जो पेशियां बनेगी उसी पेशियों से बना हुआ है हमारा हार्ट। और हमारे हार्ट के अंदर किसी प्रकार की हड्डियां नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, हड्डियां नहीं होती है इसके अंदर, केवल मसल से बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ज्यादा आकार भी नहीं होता, जितने आपके शरीर होता है उस शरीर का लगभग आधा प्रतिशत वजन होता है, आधा परसेंट, मतलब जैसे किसी का 70 kg वेट है तो आधा परसेंट लगभग 350 ग्राम होता है, तो वो छोटा सा होता है। और आपके शरीर में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हुआ ये दबा हुआ रहेगा, जैसे आपकी चेस्ट है ना, यहाँ पे चेस्ट वाली बोन है, उसे थोड़ा सा इस तरीके से दबा हुआ है, इस साइड में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दबा हुआ है, ध्यान रखना। इसीलिए हमारा लेफ्ट जो लंग है या जो आपके पास में बायां फेफड़ा है वो छोटा रहता है, क्योंकि इस साइड में दबा हुआ है, बहुत बड़ा साइज नहीं है, 300-350 ग्राम का आपके पास में हार्ट होता है, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। और आपको ताज्जुब होगा कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो आपके शरीर में सर्कुलेट करवा देता है, और आपके शरीर में लगभग 5 लीटर के आसपास ही ब्लड पाया जाता है। आपके शरीर का लगभग 7%, आपके शरीर का वजन है उसका लगभग 7% ब्लड होता है या रक्त होता है, ब्लड या रक्त होता है, ये ध्यान रखना है। देखो अब जैसे आपके पास में ये हार्ट है, ये बता दिया मैंने क्या है, कैसे मसल से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर का सारा ब्लड है वो एक तरीके से सर्कुलेट करवा देता है, पंप करता है, हार्ट हो गया। अब देखो हार्ट से जो ब्लड जाएगा यानी जिसको पंप करेगा शरीर के अन्य भागों तक तो पहुंचेगा, ये आपको देखो रेड से दिखाया गया है, लाल से दिखाया गया है इसको, और जो वापस आ रहा है इसको देखो ब्लू से दिखाया गया है, नीले से दिखाया गया है। जो रक्त जा रहा है वो रेड से रिप्रेजेंट है, जो आ रहा है वो ब्लू से है, और जो रक्त को बाकी शरीर के अन्य भागों से लाने का काम करती है उसे शिराएं या वेन्स बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं या वेन्स बोलते हैं। और जो शरीर के अन्य भागों तक यानी हार्ट से मतलब हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त ले जाने का काम करती है वो धमनी करती है, आर्टरीज करती है, धमनियां करती है। तो ऐसे याद रख लेना कि धम से पूरे शरीर में जो हृदय से हार्ट से जो है ब्लड चला गया, और शरीर के अन्य भागों से वेन्स के माध्यम से वापस शरीर इस जो है हार्ट है या हृदय वहां तक पहुंचेगा भी तो सही, तो शिराओं के माध्यम से शरीर के अन्य भागों से शिराएं जो है रक्त को लेकर के वापस हार्ट के पास आएगी, यानी वेन्स शरीर के अन्य भागों से रक्त को हार्ट के पास लेके आएगी, और जो धमनियां है वो ले जाएगी, शिराएं लाएगी और धमनियां ले जाएंगी। तो जितनी भी ब्लू दिखा रही है ये शिराएं हैं, और इसलिए इसका रंग ब्लू है कि जैसे हमारे पास प्योर ब्लड, दो प्रकार का ब्लड है, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है हमारे पास में इम्प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर। देखो प्योर और इम्प्योर में जो बेसिक डिफरेंस किया गया ब्लड में, प्योर ब्लड का मतलब ये होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एसबी के अंदर O2 मिल जाता है, तो इसका रंग जो होता है वो प्योर ब्लड होता है और इसका रंग लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो इसे प्योर ब्लड कहलाती है, और इसका रंग जो होता है वो लाल या रेड कलर होता है, रंग लाल होता है। और जब हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है ना, और उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये जो होता है ना इसके कारण से ब्लड का रंग ब्लू होता है। छोटे बच्चों के अंदर होता है ना जो झिल्ली में छेद हो जाता है तो ब्लू बेबी बोलते हैं उनको,
तो वो इसके कारण से इम्प्योर ब्लड होगा तो उसका कलर ब्लू होगा, प्योर ब्लड होगा तो उसका रेड होगा। तो इसी कारण से जो आपके पास में ये वेंस आर्टरीज आ रही है, कहाँ से, हार्ट से, हार्ट से जो आर्टरीज आ रही है ये प्योर ब्लड लेके जा रही है, इसलिए ये रेड है। और ये शरीर के अन्य अंगों के अंदर, जैसे मान लो कि ब्लड यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर आपके पास में सेल्स प्रेजेंट है, कोशिका प्रेजेंट है, प्योर ब्लड आया, तो प्योर ब्लड आएगा तो उसमें ऑक्सीजन होगा, तो इस सेल के पास में जैसे एनर्जी है C6H12O6, ये प्योर ब्लड लेके आएगा ऑक्सीजन, ये ब्रेक होगा किसके अंदर, माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेल के कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले भाग में, कल भी मैंने बताया था आपको। तो ये ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, तो एनर्जी मिल गई हमें, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ये लेके कौन गया था, इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके गया था, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। अब यही हीमोग्लोबिन जो लेके गया था यही इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। इस तरह की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। लेकिन जैसे हम ऑक्सीजन की अब्सेंस हो, ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिल रही हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है तो ये नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सैकड़ों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और इससे हीमोग्लोबिन को रिलीज नहीं होने देती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब ये फ्री नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करेगा, और धीरे 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 जितने भी हीमोग्लोबिन होता है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ अपने साथ में बॉन्ड बना लेती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसे फ्री नहीं होने देता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज होती है यानी धमनियां होती है, तो शुद्ध रक्त हमारे शरीर के अन्य अंगों तक लेके जाएगी, और वेन्स या सिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त हमारे अन्य भागों से हार्ट तक लेकर आएगी। शुद्ध करने का काम लंग्स का है, लंग्स के अंदर जो है हमारे फेफड़े है उसके अंदर, इनके अंदर ऑक्सीजन मिलती है। देखो ये दिखाया हुआ है, तो जितने भी रेड दिखा रहा है आपको, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें O2 की प्रेजेंस है, और ये आर्टरीज है या ये धमनियां है, ये ध्यान रखना है। और ये जो ब्लू ब्लड आ रहा है ये मतलब इम्प्योर ब्लड है, मतलब कि इसमें CO2 परसेंट है, और इनको शिराएं बोलेंगे अपन, शिराएं या वेंस बोलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। तो देखो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं तो यहाँ पर समझाएगा, इससे पहले मैं बता दूं आपको। देखो जैसे ब्लड होता है उसमें एक होता है प्लाज्मा, लगभग 55% के आसपास, और होती है RBCs, और होता है WBCs, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, रेड ब्लड सेल्स हो गई, प्लाज्मा हो गई। ये प्लाज्मा में क्या होता है सर, प्लाज्मा के अंदर 95% तक तो आपके पास में पानी होता है, 95% तक तो पानी होता है। इसके अलावा क्या होता है सर, इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन भी होगा, इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स भी होगा, है ना, इस तरह की चीजें भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। प्रोटीन जैसे थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, इस तरह के प्रोटीन वगैरह इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। इन रेड ब्लड सेल्स को बिना दिमाग की कोशिकाएं बोलते हैं, विदाउट ब्रेन सेल्स बोलते हैं, कि इनके पास में रेड ब्लड सेल्स के अंदर दिमाग नहीं होता या माइंड नहीं होता। सर क्यों इनके पास दिमाग नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई भी शेल है तो उस कोशिका का दिमाग उसके केंद्रक में होता है, कोई भी शेल है तो उसका दिमाग उसके केंद्रक के अंदर होता है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता उसमें, और जब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो दिमाग भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है सर, इसमें पिगमेंट जो होता है वो रेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो रेड पिगमेंट के कारण से इनका रेड रंग है, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण से इनका रंग रेड होता है। तो पिगमेंट तो प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के कारण से इनका रेड कलर है, लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि WBCs के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है, ध्यान रखें, इनके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है। तो रक्त वे तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, ठीक है। ये पाचित भोजन को शुद्रांतर छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, जैसे हमारी बड़ी आंत है, छोटी आंत है, और छोटी आंत में डाइजेशन हुआ, उसके बाद में डाइजेशन के साथ साथ पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ तो ये जो मिला ये रक्त के थ्रू ही हमारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचेगा। तो बहुत सारी जो एनर्जी है वो भी इसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारे मिनरल्स है वो भी इसके थ्रू हो रहे हैं, ऑक्सीजन है ये भी इसके थ्रू कैरी हो रही है। इसीलिए जो ब्लड है या रक्त है इसे परिवहन का माध्यम मानेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कौन होगा, रक्त होगा, जो कि छोटी आंत में जो पाचित भोजन है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना,
या जैसे अपन लोग देख लें तो ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक कैरी करना। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। आपको ये भी पता है कि फेफड़ों से जो है, जैसे फेफड़ों, जैसे लंग्स है, कल की क्लास में हमने देखा था कि जैसे लंग्स है, लंग्स तक जो है पल्मोनरी आर्टरी होती है या पल्मोनरी जो धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त लेके आती है। फिर यहाँ से पल्मोनरी वैन होती है जो कि शुद्ध रक्त लेके जाती है और ले जाकर के कहाँ ले जाती है, हार्ट के अंदर या हृदय के अंदर। तो ये फिर हार्ट से ये अन्य अंगों तक जाता है। तो लंग्स तक रक्त को लेके आना, इसके अंदर ऑक्सीजन को लेके आना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना और फिर यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूजन या विषरण प्रक्रिया से जो ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को वापस हार्ट से होते हुए पूरे शरीर तक ले जाना, ये सारा का सारा काम जो है वो किसको सौंपा गया है, ब्लड को सौंपा गया है। ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा ना। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये तो मेन ऑर्गन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है या परिवहन का काम होता है। रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। मैंने बता दिया कि प्लाज्मा होता है इसमें लगभग 55% के आसपास, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं रेड ब्लड सेल्स होती है जो मैंने बताया आपको, और इनका जो है इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या नहीं होता है, याद रखना है, केंद्रक नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण से इनका रंग लाल होता है। यानी इनके अंदर पिगमेंट या वर्णक तो पाया जाता है लेकिन इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसलिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि कौन ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर ब्रेन नहीं होता है, ब्रेनलेस सेल्स है, मस्तिष्क नहीं होता, तो आप कहेंगे कि आरबीसी से ऐसी। तो हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं की कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है ना। जैसे हीमोग्लोबिन है, एचबी है, वही एक तरीके से शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले जा रहा है। यदि इसी की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आरएस मेंस में पूछा गया था, हीमोग्लोबिन की भूमिका पूछा था। तो देखो मेंस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर में पूछा था राजस्थान में। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होती है, रोगाणुओं से लड़ने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होती है। इतना ही दिया हुआ, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बहुत सारे प्रकार है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को में सहायक है हमारी, ठीक है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके अंदर केंद्रक होता है, ध्यान रखना, इनके अंदर केंद्रक होता है। कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, समझ गए। तो ये इस तरीके से इनकी संख्या बढ़ जाती है। यदि इनकी संख्या बढ़ जाती है, देखो सबसे ज्यादा संख्या आरबीसीज की होती है, उसके बाद में आपके पास में प्लेटलेट्स की होती है, और सबसे कम संख्या जो है लगभग यदि आप देखोगे तो 11-12 हजार के आसपास होती है डब्ल्यूबीसीज की। लेकिन यदि इनकी संख्या बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ जाए, आरबीसीज होगी, प्लेटलेट्स होगी और डब्ल्यूबीसीज होगी। यदि डब्ल्यूबीसीज की संख्या यदि इंक्रीज कर जाए, यदि आप समझोगे कि डब्ल्यूबीसीज की संख्या इंक्रीज कर गई, इसका मतलब है कि अटैक किया है रोगाणु, ये ध्यान रखना आपको। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जो प्लेटलेट्स के कारण से होता है। तो प्लेटलेट्स है ये हमारे क्लॉटिंग के अंदर काम आता है। क्लॉटिंग सिर्फ इससे ही नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये होता है, जैसे फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, विटामिन के है, आपके पास में कैल्शियम है, इन सब की भूमिका रक्त का थक्का जमाने में, लेकिन प्लेटलेट्स की भी भूमिका है। तो सबसे ज्यादा आरबीसीज होती है, फिर प्लेटलेट्स की संख्या होती है और सबसे कम डब्ल्यूबीसीज की होती है, ठीक है। देखो ब्लड वेजल्स होती है, रक्त वाहिनियां होती है जो शरीर में रक्त को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करती है। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अंत्य शोषण के समय यानी इनहेलेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन रिच गैसेज हैं वो हमारे शरीर में पहुंचेगी, लंग्स तक जाएगी, फिर डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन उसमें कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, लगभग 3-4% होगी। कल देखा था हम लोगों ने, नहीं देखा था वो वीडियो देखिएगा। तो अंत्य शोषण के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है क्योंकि सेल्स को जो है ऑक्सीजन चाहिए, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, वायवीय शोषण बोलेंगे, और तभी हमें एनर्जी मिलेगी। C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज है, और जब इसमें ऑक्सीजन मिलेगी तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस ATP के अंदर टूट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को लेता है।
इस प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक होती है धमनी आर्टरीज, दूसरी होती है शिराएं। आर्टरीज या धमनियां जो होती हैं वो शरीर के सभी भागों तक शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है, और जो शिराएं होती है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, हृदय तक या हार्ट तक लाने का काम करती है। ये बात मैं कई बार आपको बोल चुका हूं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन जो है समृद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड को या शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड बोलेंगे इसे या शुद्ध रक्त बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, शरीर के सभी भागों में ले जाती है, और इसका रंग रेड हो जाता है, लाल होता है। क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवारें ये थिक होती है, तरीके से थोड़ी मोटी हो जाएगी, वो थिन होती है, ये जो आपके पास में ये मोटी होती है। तो देखो, तो इनकी थोड़ी सी मोटी होती है, प्रत्याश ज्यादा होती है, क्योंकि देखो हार्ट है वो प्रेशर डालता है एक तरीके से, और हार्ट यदि प्रेशर डालेगा तो धमनियां जो है उनकी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर को झेलने के लिए जब वापस आ रही है कोशिका से, तब तो उस तरह का प्रेशर इनके ऊपर पड़ नहीं रहा, तो इनकी जो है वो साइज कम होगी तो भी चलेगा। देखो पल्स रेट किसको बोलते हैं, तो यही पल्स रेट बताई गई है, स्पंदन दर बताई गई है। कैसे कि जैसे आपके हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की चीज होती है, इस तरीके से चीजें चलती है। देखो हार्ट के अंदर, हृदय जो है आपका या जो हार्ट है उसमें दो चीजें होती है, यानी संकुचन होगा और फिर शिथिलन होगा, शिथिलन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। जब संकुचन होता है इसे सिस्टोलिक कंडीशन बोलता है, इस तरीके से होती है, इसे सिस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं, इसे सिस्टोलिक बोलते हैं। इस कंडीशन को डायस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं। नीचे इस तरीके से चलता है, उसके अंदर करंट जो होता है फ्लो होता है, ऐसे नोड एवी नोड इसमें दिया नहीं, आगे बात करेंगे बड़ी क्लासेस में। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन होती है। सिस्टोलिक में 0.5 सेकंड्स का टाइम लगता है जीरो, जबकि डायस्टोलिक में 0.3 सेकंड्स का टाइम लगता है। तो टोटल 60 मिनट के अंदर 0.8 से डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से इंटू 100/8 कर लो आप, तो 75 आएगा। 75 टाइम्स आनी चाहिए पल्स रेट, क्योंकि सिस्टोलिक कंडीशन मतलब कि सिस्टोलिक कंडीशन का मतलब हो गया कि पंप करा, अभी धमनियों के अंदर ब्लड आ गया है। डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स हो गया, अब हृदय के अंदर रक्त आएगा, समझिए इस बात को। तो सिस्टोलिक कंडीशन होती है, जैसे ये हार्ट है, मान लो इस हार्ट के अंदर जब भी सिस्टोलिक कंडीशन होगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। जब संकुचन होगा तो धमनियों के अंदर इस तरीके से ब्लड पहुंचे जाएगा, प्रेशर पड़ेगा। जैसे रिलैक्स होगा, यहाँ पर वॉल लगी होती है, अभी बताऊंगा, जो बंद हो जाती है, और ऊपर से ब्लड जो है डायस्टोलिक की कंडीशन में हार्ट के अंदर इस तरीके से ब्लड आ जाता है। यानी सिस्टोलिक कंडीशन में इससे निकल जाएगा, डायस्टोलिक कंडीशन में रिलैक्स होगा, ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। वॉल्स लगी होती है वो देखेंगे अपन। तो देखो ये जो है पल्मोनरी वॉल है, ओरटा वॉल है, इस तरीके से वॉल्स होती है। तो ये बाइकुस्पिड है, ट्राइकुस्पिड है, तो ये इस तरीके से काम होता है। तो जब आपके पास में ये सिस्टोलिक कंडीशन होता है, इस तरीके से करंट होता है, तो उसको 0.5 सेकंड लगता है, इसमें 0.3, तो टोटल 75 टाइम्स होता है। लेकिन हार्ट बीट जो होती है, सॉरी अपनी हाँ जो ये पल्स रेट होती है, हार्ट बीट होती है, इस ये लगभग 72 टाइम्स ही होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि ये जैसे सिस्टोलिक हुआ, डायस्टोलिक हुआ, उसके बाद एक पॉज की कंडीशन आती है, कुछ समय रिलैक्स होता है, कुछ समय आराम मिलता है उस समय। तो सिस्टोलिक की कंडीशन है, डायस्टोलिक है तो 72 होती है, महिलाओं में थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसी को हम चेक करते हैं, यही पल्स रेट कहलाती है इसी तरीके से, क्योंकि ब्लड आएगा तो ये धक धक करके ऐसे धमनियां जो होती है उनके शिराओं और धमनियां जो है उनके अंदर थोड़ी शिराएं जो है ऊपर की साइड में रहेगी। देखो ये स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है, ये धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है, इसको चेक करता है वो, ठीक है ना। प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर या पल्स रेट कहलाती है, ठीक है। धमनी को देख करके समझ जाता है कि क्या है। 72 से 80 के बीच में हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पुरुषों के अंदर सामान्यतः 72 होती है, महिलाओं में 75, 76, 78 के आसपास होती है, लेकिन 80 के बीच में हो सकती है विश्राम की अवस्था में। और यदि आप ज्यादा कोई काम करो, एक्सरसाइज करो, या आपके पीछे कोई भागे, तो उस कंडीशन में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। देखो अब आपके पास में ये जैसे ऐसे समझो आप, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये देखो 4 चेंबर होते हैं, यानी मानव के अंदर 4 चेंबर होते हैं, अलग अलग के अंदर अलग अलग होते हैं, मछलियों में अलग होते हैं,
किसी में कितने ही होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 13 भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी संख्या यहाँ दी नहीं है तो कोई बात जरूरत है नहीं। तो चेंबर होते हैं, इसमें 4 चेंबर होते हैं हमारे पास, 4 चेंबर है इस तरीके से बने हुए। और ये इसके अंदर डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, हमारे द्विपरिसंचरण होता है, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि हमारे हार्ट में प्योर ब्लड भी है और हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड भी है। प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार के ब्लड है वो चलते हैं। देखो ये हमारे पास में लेफ्ट साइड हो गई, ये हमारे पास में राइट साइड हो गई, ये हमारे पास में लेफ्ट वाली साइड हो गई, ये हमारे पास राइट हो गई। लेफ्ट वाली साइड में प्योर ब्लड होता है, ध्यान रखना है इनको। और जो राइट वाली साइड होती है इस साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। अब प्योर और इम्प्योर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्योर का मतलब हो गया जिसके अंदर आपके पास में O2 की प्रेजेंस है, और इम्प्योर का मतलब हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि प्योर ब्लड है इसका मतलब है कि यहां से जो ब्लड है वो आर्टरीज या धमनियों के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक जाएगा। और ये जो धमनी ले जाने का काम करती है वो ओर्टा बोलते हैं उसको, ओर्टा आर्टरी होती है, ओर्टा होती है। ये सबसे बड़ी धमनी है, ओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है जो कि लेके जा रही है। ठीक है, ये आपके पास में इधर प्योर ब्लड लेके जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि यहां से जैसे शिराओं से आप रक्त लेके आए, शिराएं लेके आई और ले जाके राइट वाली साइड में यहां पर डाल देती है इसको, ये शिरा है, वेना केव बोलते हैं इसको, वेना केव बोलते हैं। ये शिरा है जो कि सबसे बड़ी शिरा है। ये आपके पास में शिराओं का काम इम्प्योर ब्लड लेके आना, ले आई इसके अंदर आया। फिर ये देखो यहां से ये इम्प्योर ब्लड नीचे जा रहा है, तो ये भी धमनी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी आर्टरी है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे या पल्मोनरी धमनी बोलेंगे, जो कि इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। बाकी सारी धमनियां प्योर ब्लड लेके जाती है, ये पल्मोनरी इम्प्योर ले जा रही है। कहां ले जाएगी? ये ले जाएगी लंग्स के पास में, ये आपके पास फेफड़ों के पास ले जाएगी। फेफड़ों के पास में इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। यहां से पल्मोनरी वेन होगी, ये पल्मोनरी वेन होगी लंग्स के पास से, और पल्मोनरी वेन जो है उसके पास अब ऑक्सीजन मिल गया तो कौन सा रक्त हो गया? प्योर रक्त ब्लड हो गया। तो केवल एक ही शिरा पल्मोनरी ऐसी है जो कि प्योर ब्लड लेके आती है और इस साइड में लेके यहां डालेगी, ये लेके आई है पल्मोनरी वेन आपके पास में। तो देखो पल्मोनरी में उल्टा है, बाकी किसी में उल्टा नहीं है। धमनियां क्या करती है? शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ले जाएगी। वेन या शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त लेके आती है, लेकिन पल्मोनरी क्या करेगी? वो शुद्ध रक्त लेके आएगी, उल्टा है सिर्फ। तो ये इस तरीके से जो आपके पास में जो वेन्स होती है वो रक्त लेके आती है, पल्मोनरी इसमें लाई, फिर यहाँ से प्योर ब्लड हो गया लेफ्ट साइड में और यहाँ पर इम्प्योर हो गया। इन दोनों के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, इसके बीच में यहाँ पर एक, उसको हम सेप्टम झिल्ली बोलते हैं। जो बच्चा गर्भ में होता है तो उसके अंदर सेप्टम झिल्ली बोलते हैं, दोनों के बीच में भागों लेफ्ट और राइट साइड के बीच में। जब बच्चा गर्भ में होता है उसी टाइम पे ये डेवलप होती है। कई बच्चों में जन्म तक डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए आवाज आती है इसके अंदर, या फिर ये प्योर और इम्प्योर ब्लड मिलते रहते हैं। जैसे यहाँ से डेवलप नहीं हुई इतनी, तो प्योर और इम्प्योर ब्लड मिलेंगे तो एक तो मरमर की आवाज आती है। नॉर्मली कैसी आवाज आनी चाहिए? यहाँ पर कुछ बाइक्विस्पिड और ट्राइक्विस्पिड वॉल्व्स होती है, वो बंद होती है खुलती है, इसलिए लब और डब का साउंड आता है। यहाँ पर आपके पास अरोटा वॉल्व है और आपके पास में पल्मोनरी वॉल्व है, यहाँ से लब का साउंड आएगा और यहाँ से जब ये बंद होती है तो डब का साउंड होता है। और ये जो लब और डब का साउंड है ना, इसी को डॉक्टर है ना वो स्टेथोस्कोप के माध्यम से मापता है। जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास तो कानों में लगाता है, आपके कहते हैं सांस लो तेज, वो स्टेथोस्कोप है। तो उसमें हार्ट बीट नहीं चेक होती है आपकी, ये लब और डब का जो साउंड है ये वॉल्स के बंद होने के कारण से उसको चेक किया जाता है। तो ध्यान रखना है इतना ही कि जो आपके पास में लेफ्ट साइड है उसमें प्योर ब्लड होता है, राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है। धमनियों का काम है शुद्ध रक्त को शरीर तक ले जाना, लेकिन पल्मोनरी उसका अपवाद है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त लंग्स तक ले जाएगी, फेफड़ों तक ले जाएगी, वहां से शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन बन जाएगी और वो शुद्ध रक्त लेफ्ट साइड में लाके डालेगी। तो सारी शिराएं अशुद्ध रक्त लाती है, लेकिन पल्मोनरी वो उल्टा करेगी, वो शुद्ध लेके आएगी। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में प्योर और इधर इम्प्योर, इनके बीच में एक सेप्टम झिल्ली होती है। अब देखो इसको बोलते क्या है, जैसे ये दो भाग हो गए ना, तो आपके पास में इसको बोलेंगे लेफ्ट ओरिकल। देखो थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, देखो ये सेप्टम झिल्ली हो गई, ये हो गया, ये देखो ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया,
ये आपके पास में राइट हो गया, इधर प्योर ब्लड हो गया, इधर आपके पास में इम्प्योर ब्लड हो गया। यहां पर देखो, इसको बोलेंगे, चार आपके पास चेम्बर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल या एट्रियम भी बोलते हैं, एक ही बात है। हिंदी में बोलते हैं आलय, आलिंद, सॉरी आलिंद ओरिकल, इसे बोलेंगे राइट ओरिकल, इसे बोलेंगे राइट ओरिकल या दाया निलय, सॉरी दाया आलिंद। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल यानी बायां निलय, इसको बोलेंगे दायां निलय। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट ओरिकल, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट ओरिकल, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से होता है। इधर आपके पास प्योर ब्लड, इधर आपके पास इम्प्योर ब्लड, इस तरीके से होता है। यहाँ पर बाइकुस्पिड, इधर बाइकुस्पिड, इधर ट्राइकुस्पिड वॉल होती है, इसमें दिया हुआ नहीं है। ये बंद होती है तो यहाँ से लब का साउंड आता है, और ये बंद होती है, यहाँ पर ओर्टा वॉल है, यहाँ पल्मोनरी वॉल है, जब ये बंद होती है तो यहाँ से डब का साउंड आता है। इसी को सुना जाता है किसके माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से। तो फिर ये हार्ट बीट कैसे जो होती है वो 75, वो मैंने ये बताया कि यहाँ पर एसए नोड और एवी नोड होता है, वहां से करंट पैदा होता है, एसी करंट पैदा होता है। उसके कारण से मैंने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एसी करंट इसी तरीके से तो चलता है, वो होता है, और लिथियम वगैरह की बैटरी चलती है, उसका संबंध यहाँ से, लेकिन आपके यहाँ बुक में दिया हुआ नहीं, इसलिए इतनी चर्चा करेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहले भी मैंने 2-4 बातें आपको एक्स्ट्रा ही बताई। ठीक है, तो देखो, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। जो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है या अशुद्ध ब्लड है, उसको कहां तक ला जाती है, हार्ट तक लाती है, उसे शिरा बोलेंगे। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ठीक है, वापस उल्टा नहीं। ऊतकों में पहुंचने के बाद ये टिश्यूज में पहुंचता है, उसके बाद में अलग अलग भागों में और डिवाइड होता है, तो आगे जाकर के आपके जो पल्मोनरी वगैरह, जो आर्टरीज वगैरह है, ये आगे जाकर के कैपिलरीज में, छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो ये केशिकाओं में बढ़ जाती है, केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो हृदय के, देखो जैसे मान लो कि इस तरीके से आ गया, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, छोटी छोटी के अंदर, कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाता है। रक्तदान से ये कह रहे हैं कि रक्तदान जरूरी है, तो किसी तरह का इसमें दर्द नहीं होता है, यानी ये हानि रहित है, दर्द रहित है, और बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो आराम से। लेकिन जो ऑथराइज सेंटर है वहीं पर ऐसा करवाना चाहिए, ये कहा हुआ है यहाँ पर। रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किसी किया गया रक्तदान हानि रहित है, दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा ब्लड बैंक के अंदर इसे ध्यान से रखा जाता है। ये देखो सारी चीजें वेना के, जो कि आपके पास में अशुद्ध रक्त लेके आ रही थी, ये अशुद्ध रक्त लेके आती है, सबसे बड़ी शिरा है ये, अशुद्ध रक्त लेके आती है। ठीक है, वो देखो आपके पास में ये दाया एट्रियम या ओरिकल, एक ही बात है। ये आपके पास में बाया आलिंद हो गया, या इसे ओरिकल कह लो। ये आपके पास में लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपके पास में अभी बताया मैंने राइट वेंट्रिकल हो गया, नीले हो गया। ठीक है, ये आपके पास कक्षों के बीच का विभाजन दीवार के द्वारा, मैंने कहा सेप्टम हो गया इस तरीके से। और ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी हो गया। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये आपके पास धमनी है, ये अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त जो है, ये अशुद्ध रक्त जो है कहाँ ले जाएगी, ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास ले जाएगी। जबकि आर्टरीज का काम क्या है, धमनियों का शुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन ये अपवाद है, अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास ले जाएगी। किस लिए, शुद्ध करवाने के लिए पास ले जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से ओर्टा मां धमनी है, ये सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है, और शरीर के सभी भागों तक रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त ले जाती है शरीर के सभी भागों तक, आगे जाकर के बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई सारी चीजें मैंने, ये पल्मोनरी वेन है, ये जो है ये शुद्ध, इसमें शुद्ध, वेन के अंदर, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त आता है, लेकिन यदि पल्मोनरी लगाया, फुसफुस लगाया, इसका मतलब उल्टा, तो ये शुद्ध रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त हृदय में लाती है। शुद्ध रक्त कहां से, शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में लाती है, फेफड़ों से या लंग से हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, शुद्ध रक्त लेके आती है, ये ध्यान रखना है। करेक्ट, हृदय, हृदय वे अंग है जो रक्त
द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। मैंने कहा ना कि 5 लीटर पंप कर देता है कितने टाइम में, 1 मिनट के अंदर। ये इतना ही ब्लड होता है, पूरे शरीर को रेगुलेट करा देता है इसके अंदर। और ये निरंतर धड़कता रहता है। सिस्टोलिक कंडीशन, डायस्टोलिक यानी संकुचन फैलाव ये होता रहता है। फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। ठीक है, हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है यहाँ पर, जिसका निचला सा सिरा थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है, ये मैंने बताया आपको। हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है। 2 आपके पास ओरिकल या ओट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी अलिंद और वेंट्रिकल हो गए, है ना, एट्रियम होता है। ठीक है, हृदय क्या करेगा, कक्षों के बीच का विभाजन, दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को अलग करेगा, जिसको मैंने बोला कि साप्टम झिल्ली होती है, वो अलग करने का काम करती है। सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती है, यानी मसल से बनी होती है। यहीं से अपन ने शुरुआत करी थी। इसमें कोई हड्डी नहीं होती, बहुत ही नाजुक होता है। लगभग 300 से 350 ग्राम के आसपास वजन होता है इसका, जो कि लगभग आपके शरीर का आधा % होता है। ठीक है, संकुचन होता रहता है, विश्रांति होती रहती है ना। इसी को हम हार्ट बीट के रूप में जानते हैं। इसकी आवाज नहीं आती ना, ये इसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है लगभग 1.2 हर्ट्ज के आसपास है। सुनने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज नहीं सुनाई देगी। सुनाई क्या देता है आपको, लब और डब का साउंड, जो कि वॉल के कारण से आता है। और उसको सुनता किससे है, वो आपके स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। ध्यान रखना, लब और डब का साउंड सुनाई देता है। हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है। ये बातें मैंने आपको बताई दी थी। ये स्टेथोस्कोप है, जो कि लब और डब के साउंड को सुनने के लिए। आपके शरीर में जो हार्ट के अंदर जो लब, जो बाइकुस्पुड और ट्राइकुस्पुड के बंद होने के कारण से जो लब साउंड आता है, और जो ओरोटा और पल्मोनरी वॉल के बंद होने के कारण से टब डब साउंड आता है, उसको सुनते हैं। उसको बढ़ा करके सुन सकते हैं, उसको नहीं सुन सकते। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी, विलियम हार्वे नाम के व्यक्ति ने 1578 से इतने साल पहले कर दी थी। एक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे, लेकिन इनकी बात को शुरू में स्वीकार नहीं किया था। उन दिनों ये मान्यता था कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्होंने परिसंचारी यानी सर्कुलेटर कहा कि तुम भी सर्कुलेटर हो, इस तरीके से करते रहते हो। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया कि इनका दिमाग खराब हो गया है। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार की जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी, लेकिन शुरुआत में तो नहीं मिली थी। तो जरूरी नहीं है कि आप जो काम करो उसको लोग मान्यता तुरंत दें। स्पंजों, अब देखिएगा, ये स्पंजों और हाइड्रा वगैरह होता है, उनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे स्पंज और हाइड्रा होता है, ये जल के अंदर रहता है। हाइड्रा से ही नाम पता चल रहा होगा कि जल के अंदर रहता है। तो इनके अंदर जल एंटर करता रहता है, फिर उस जल ही बाहर आ जाता है। तो जल के थ्रू ही आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और जल के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए उनको सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में कोई जरूरत नहीं है हार्ट वगैरह की। जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है, और वहीं से अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। जब जल बाहर निकलता है तो वे अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को बाहर निकाल देता है। इसलिए उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। जंतुओं में उत्सर्जन किस तरीके से होता है, तो देखो, उत्सर्जन की बात कर रहा है, एक्सरेशन, यानी शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालने की बात कर रहा है। शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालना, कौन से अपशिष्ट? नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्टों को बाहर निकालना। नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालना। नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट जैसे अमोनिया हो गया, जैसे यूरिया हो गया, जैसे हम लोग यूरिया निकालते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया या यूरिक अम्ल हो गया। ये आपके पास नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट है। अब को निकालने का काम करता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यूरिया होती है, वो बाहर निकलती है। इसका काम कौन करता है, तो देखो, हमारे शरीर में कौन है, तो एक तो किडनी है, ये भी आप उत्सर्जन तंत्र की तरह काम करती है। एक हमारे पास में स्किन है, जहां से पसीना बाहर आता है। इसके अलावा हमारे लंग्स है, जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन। इसी तरीके से लीवर है, वे भी काम करता है। तो देखो, मेनली इसमें सबसे बड़ी किडनी है। स्किन के द्वारा भी जैसे आपको पता है कि वो सारे अपशिष्ट बाहर निकलते हैं, और लंग्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवाता है। लेकिन मेनली यहाँ पर किडनी की बात करिए तो किडनी की बात करेंगे। किडनी जो होती है, ये रक्त को फिल्टर करने का काम, अल्ट्रा फिल्टर करती है, अति शुद्ध कर देती है। अल्ट्रा फिल्टर का काम करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम किसका है?
किडनी का है। बनी हुई किससे होती है किडनी? तो ये नेफ्रॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन से बनी होती है। और नेफ्रॉन जैसे होती है, ये शरीर की किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है ना। और ये इस तरीके से दो किडनियां होती हैं हमारे, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से एक सोयाबीन के आकार में या बीन के आकार में इस तरीके से होती है। दो किडनी होती है हमारे इस तरीके से। मेडुला हो गया, कोटेक्स हो गया, इसके अलग अलग भाग होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे नहीं। तो ये किडनी इस तरीके से बनी रहती है, जो कि रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। देखो इसके अंदर अब अशुद्ध रक्त आता है, जिसमें बहुत सारे अपशिष्ट वगैरह होता है, वो यहाँ पर छनता है। जैसे छनने का ना, ग्लोमेरुलस है आपके पास में, वोमन्स कैप्सूल है, पीसीटी है, एनलेस लूप है, डीसीटी है, ये सारी चीजें होती है। यहाँ पर डिस्कशन करा के नहीं गया, इसलिए मैं करूंगा नहीं। तो यहाँ पर जैसे है, तो ये ब्लड आया, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज है, वो फिर छन करके यहाँ चला जाएगा, और इंप्योरिटीज है यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाएगी। फिर किस तरीके से जाती है देखो, देखो ये आपके पास किडनी है, किससे बनी हुई है सर? नेफ्रॉन से बनी हुई है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। ये देखो इसके अंदर जैसे आई, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है, वोमन्स कैप्सूल है, यहाँ इसके माध्यम से छन करके अशुद्धियां इसके अंदर आ जाती है, बाकी शुद्ध रक्त चला जाता है वापस शुद्ध होकर के, ठीक है। उसमें जो अपशिष्ट होते हैं नाइट्रोजनी युक्त और बाकी अपशिष्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, और उसके बाद में ये यूरेटर के अंदर पहुंच जाते हैं। पीसीटी डीसीटी वगैरह होते हैं, वो इसमें दिए हुए नहीं है, वोमन्स कैप्सूल वगैरह, लेकिन यहाँ पर दिया यूरेटर या मूत्रवाहिनी, इनके अंदर अपशिष्ट आ जाते हैं। ये धीरे धीरे ये अपशिष्ट आकर के आपके पास में यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठे हो गए, और फिर आपके पास में जब एक मात्रा से ज्यादा हो जाएगा, तब ये फिर ये प्रेशर पड़ता है, और फिर ये मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्ररंध्र के थ्रू बाहर निकलेगा, और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सारे प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं, जो शरीर के अंदर टॉक्सिक काम कर सकते हैं, जो अपशिष्ट का काम कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन सब के संबंध में ही ये अपशिष्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, या किसी कारण से किडनी खराब हो गई, तो उस कारण से यदि आपको इसको शुद्ध नहीं करा जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। इसके लिए क्या करा जाता है? शरीर के बाहर इस तरह की व्यवस्था करी जाती है रक्त को शुद्धिकरण करने का, उसको डायलाइसिस बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। वो शरीर के बाहर होता है, तो कुछ समय तक रोगी को जिंदा रखा जा सकता है, बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बारे में बात करिए। देखो मानव उत्सर्जन तंत्र, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला, मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त। ये काम जो है हमारी किडनी करती है, ठीक है, नेफ्रॉन से बनी होती है। जब रक्त किडनी में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही होते हैं, तो उपयोगी तो वापस निकल जाता है, हानिकारक छन करके नीचे आ जाता है वोमन्स कैप्सूल वगैरह के माध्यम से। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक होकर के हटा लिए जाते हैं। किडनी से मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, और मूत्रवाहिनी नली के आकार की होती है। किस तरीके से होता है मैंने आपको बताया, मूत्र मार्ग से और मूत्ररंध्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, ये हमने डायग्राम में देखा था, ठीक है। अब जो हमारा जो एक व्यक्ति 24 घंटे में कितना जो है वो यूरिन निकाल पास करता है, तो 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक पास करता है। उसमें 95% तो वाटर होता है, ठीक है ना, जल होता है। 2.5% उसके अंदर यूरिया होता है, बाकी 2.5% अन्य चीजें होती है। उसमें थोड़ा बहुत 0.3 के आसपास यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा इसके अंदर यूरिया होता है, ये ध्यान रखिएगा, यूरिया होता है, ठीक है। मानव शरीर में कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे पक्षी वगैरह होता है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, पक्षी वगैरह के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, लेकिन जैसे हमारे अंदर यूरिया ज्यादा होता है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अमोनिया नहीं, बाकी भी नहीं, यूरिक एसिड भी नहीं, यूरिया। जब हम मूत्र त्याग करते हैं उसके बाद में कुछ समय बाद बदबू आने लगती है, तुरंत तो नहीं बदबू आने लगती, उसका काम है यूरिक एसिड का कुछ बैक्टीरियाओं के माध्यम से अमोनिया में चेंज कर देना, है ना, अमोनिया के अंदर। और अमोनिया की गंध वैसी होती है जैसी बाथरूम से आती है, तो अमोनिया तो पास नहीं करते, लेकिन यूरिक एसिड जो है उसको चेंज कर सकता है। वो यूरिक एसिड है बैक्टीरिया के माध्यम से चेंज हो जाता है। इसके अलावा जैसे हमारी श्वेत ग्रंथियां हैं, पसीना ग्रंथियां हैं, वो भी कई प्रकार के जल और लवण वगैरह जो है उनको बाहर निकालती रहती है, और वो भी एक तरीके से उत्सर्जन तंत्र की तरह काम करती है। कभी कभी किसी व्यक्ति की जो किडनी वगैरह खराब हो जाती है, तो उसके लिए डायलाइसिस किया जाता है और उसके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। ये कहानी इसमें यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन जो है कि निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में, जैसे मछलियां वगैरह होती है या एक जो होती है, ये अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, जबकि जो सीधे जल में घुल जाती है, पक्षी हो गया, छिपकली हो गई, सरप हो गए, ये यूरिक एसिड करते हैं, सेमी सॉलिड होता है, उत्सर्जन करते हैं, पदार्थ के रूप में करते हैं, जो कि सफेद रंग का होता है, यूरिक एसिड होता है, मैंने बताया था यूरिक अम्ल होता है, जबकि मानव यूरिया ज्यादा करता है। जैसे पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, सरप हो गया, ये आपके पास में अर्ध सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो करता है, यूरिक एसिड ज्यादा होता है इनमें, और हमारे अंदर यूरिया ज्यादा होता है, लगभग 2.5%। हमारे अंदर भी यूरिक एसिड है लगभग लाख के बराबर, लेकिन यूरिया ज्यादा होता है, जबकि पक्षी, छिपकली, इनके अंदर यूरिक एसिड होता है, और मछलियां वगैरह जो है इनके अंदर अमोनिया ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जल और खनिजों का परिवहन इनके अंदर किस तरीके से होता है, ये कह रहा है किसके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर। ठीक है, देखो जो मूल मतलब जड़ होती है उसमें मूल रोम पाए जाते हैं, मैं वहां से बताता हूँ। देखो जाइलम होता है, देखो एक जाइलम भी है। जल और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए पादपों में जो समन उत्तक होते हैं उसे जाइलम कहते हैं। देखो, और एक आपके पास में ये देखो इस तरीके से, जैसे आपके पास में ये जड़ें हैं, मूल है, और जड़ों से फिर इस तरीके से देखो मूल रोम होता है इस तरीके से, जो कि मूल रोम हो गया। देखो ये इस तरीके से मूल रोम हो गए, इस तरीके से जो आपके पास में जो है वो जल वगैरह का परिवहन करते हैं। जल हो गया, पोषक तत्व वगैरह हो गया, और देखो ये जो इस तरीके से बनी होती संरचनाएं होती है जो कि ऊपर पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के वगैरह के काम करती है, उसे जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। देखो अपन ने यह देखा था ना, देखो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो समन उत्तक होते हैं उसे जाइलम बोलते हैं। दारू जाइलम याद रखिएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, देखो जाइलम चैनलों का सतत जाल बना रहता है जो मूलों को, यानी जो आपके पास जड़ें हैं, वो तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है, और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप का में जल का परिवहन करता है। तो जाइलम नीचे से ऊपर ले जाने का काम करेगा, याद रखिएगा। और फ्लोएम जो है वो पत्तियों पे जो भोजन बनता है, जैसे देखो क्या होता है कि पेड़ है, इसके ये जड़ें हैं, यहाँ पर पत्तियां हैं, पत्तियों को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पत्तियों को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, पत्तियों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पत्तियों को क्या चाहिए, आपके पास में सन की लाइट चाहिए। ठीक है, ये तो ऊपर से मिलेंगे, लेकिन पोषक तत्व, पानी वगैरह ये जड़ों से मिलेगा, तो ये ऊपर ले जाने का काम जाइलम करता है। और जब ये भोजन बना लेंगे तो जड़ों को भोजन भी तो देंगे, गिव एंड टेक का रिलेशन है, ये काम फ्लोएम करता है पादपों के अंदर, ये काम फ्लोएम का होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये काम फ्लोएम का होता है। उल्टा है दोनों एक दूसरे के, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। ये बाकी सारी इसी तरीके से समझाई हुई चीज है। वाष्पोत्सर्जन इवोपरेशन कैसे होता है वो समझाया गया है कि जैसे देखो एक पत्ती है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसमें दो चीजें होती है, कल भी बताया, पहले भी बताया आपको। देखो एक तो होता है इसमें रंध्र, एक होता है इसमें क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये किसको ऑब्जॉर्व करता है, ये सन से आने वाली लाइट को। सर रंध्र का क्या काम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन देगा, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, और इसी से जो है वो खाना बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और इससे मिलकर के C6H12O6 बन जाएगा। यही तो खाना हुआ इनका, पेड़ों का, ग्लूकोज के रूप में, तो ये सारा बनता है। तो ये जो रंध्र है यही वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं ना, ये इवोपरेशन का करते हैं। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि जल ज्यादा अवशोषित हो गया जड़ों से और जाइलम के द्वारा ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये जो पत्तियों के जो रंध्र है ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करेंगे, या इवोपरेशन है वो ज्यादा करेंगे और बाहर निकाल देंगे। और क्या है, वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। तो ये बात मैंने कल भी हर बार समझाता हूँ, आपको याद रहती है नहीं मेरे को नहीं पता ये बात। तो ये चैप्टर इस तरीके से खत्म हुआ, धमनी हो गया, रक्त, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। एक बार आप रिवाइज करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। ये मेरा कोर्स है बायोलॉजी का जो चल रहा है, कल क्लास है इसकी शाम को 7:30 बजे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा कोड है ये जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आप एनरोल कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, 1 ईयर के लिए इसका मात्र चार्ज है 6300, 2 ईयर के लिए मात्र इसका चार्जेज है वो 7560। टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, और अभी आपको अपनी पढ़ाई खराब करनी नहीं चाहिए, आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि टाइम आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो इसको मौका मानना है, ना कि मजबूरी। चलो धन्यवाद, थैंक यू। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा
एडमिशन लेने के लिए, एनरोल के लिए, आपके भाई बहन हो उनको भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।